नमस्ते मेरे दोस्तों। आज हम लोग एक नया सैंपल पेपर और शुरू करेंगे। वो इतिहास बोले तो हिस्ट्री का है। तो उसी अभी इससे पहले मैंने 3 सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है अगर आप इस वीडियो पे आए होंगे तो जरूर आपका हिस्ट्री का पेपर चल आने वाला होगा। तो इसीलिए आप एक बार इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली एग्जाम में होने वाला क्या है। ठीक है सर। और अगर आप देखेंगे तो जरूर इससे बेनिफिट आपका होएगा। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई होप बहुत इजी था, मैंने पहले भी बताया हुआ है। आप अगर इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। पहला कहता है एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। ठीक है सरकार। 3 बार मैंने 3-4 सैंपल पेपर करवा, हर सैंपल पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि ये होते क्या क्या है। ठीक है सर। तो आप इसे देख के समझ पाएंगे। आप एक बार इसे देखें। उसने कहा है एंडोगैमी। पिछली बार भी मैंने बताया था द गैमी इज द रूट वर्ड फॉर द मैरिज। मैरिज के लिए क्या है, ये गैमी रूट वर्ड है। ठीक है सर। तो कहता है एंडोगैमी। तो एंडोगैमी का मतलब होता है मैरिज विदिन अ यूनिट। मतलब अगर कोई अपने ही यूनिट में, कोई अपने ही वंश में टाइप कुछ करके शादी कर रहा, एक ही कॉमन यूनिट में शादी कर रहा, दिस इज कॉल्ड द मैरिज विद इन अ यूनिट इज कॉल्ड एंडोगैमी। इसका मतलब ये हुआ पहले का फोर्थ। और देखो एक्सोगैमी क्या होता है, जो अपनी यूनिट से बाहर शादी करता है। जरूरी तो नहीं हर कोई अपनी यूनिट में शादी करे सर, कोई किसी को और पसंद आ गया तो वो यूनिट से बाहर भी शादी कर लेता है। पॉली मतलब होता है मैनी, गैमी मतलब होता है मैरिजेस। ठीक है सरकार, जिसकी ढेर सारी मैरिजेस हो जाती हैं। और पॉली एंड्री का मतलब, पॉली मतलब मैरिज, एंड्री मतलब, एंड्री इज द रूट वर्ड फॉर मेल। तो एक ऐसी महिला जिसके ढेर सारे पुरुष हों, इट्स कॉल्ड पॉली एंड्री। ठीक है सरकार, ये आपको याद में रखना है। तो अब देख लो पॉली एंड्री क्या होगा। प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड, तो उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी प्रैक्टिस ऑफ अ मैन, एक ऐसा पुरुष जिसकी ढेर सारी महिलाएं हों। लकी मैन सर। तो आप देख लीजिए दिस इज कॉल्ड पॉलीगैमी। तो देख लेते हैं फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ किसमें दिखे सर, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट गलत, फर्स्ट का फोर्थ। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये अच्छे से करके जाइए, पेपर में जरूर आएगा। एक बार अगले सवाल पे आते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, डी। अगला सवाल देखिए जल्दी से। कहता है, इसने ये कहा हुआ आइडेंटिफाई द आर्कोलॉजिस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, कि ये कौन से आर्कोलॉजिस्ट थे उनके बारे में बताया गया। कहता है ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI हु टुक ओवर इन 1944। उनके बारे में बता। अगला कहता ही ट्राई टू correlate the archaeological evidence with that of the ऋग्वेदा से उन्होंने आर्कोलॉजिकल एविडेंस को कनेक्ट कर दिया था। सर वो कौन थे, वो एक ही थे, RMF व्हीलर। ठीक है, RMF व्हीलर इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने ही क्या किया था, ASI 1944 में जनरल बने थे और इन्होंने ऋग्वेदास को आर्कोलॉजिकल साइट से कनेक्ट किया था। RFM व्हीलर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए सर। कहता है द ruins of the हम्पी were brought to light in। ठीक है सरकार। तो हम्पी आपको पता है हम्पी कहाँ पे है। तो हम्पी का कब लोगों को पता चल गया, कब ये लाया गया था कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है हम्पी का। तो कब ये पता चला था सरकार, इट्स कम आउट टू बी 18th। ठीक है, 1800 में ये हम्पी को रूंस कर दिया गया था। ठीक है, रूंस किया गया था, उसको लाइट में लेके उसको बारे में बताया गया था। कब, 1800 में। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, बी। अगला सवाल देख लेते हैं जरा। ठीक है सरकार, अगला सवाल देखेंगे। अगर कहता है, देखिए सर ये इमेज गिवन है, आप यहाँ पे मोहब्बत से देखिए। कहता है आइडेंटिफाई द गिवन। आपको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन से आपको बताना है ये किसका है। ये महाराणा प्रताप का पैलेस है क्या, ना जी ना। ये किसका है, बर्धमान राजा सिटी पैलेस है क्या, नहीं सरकार। राजा बरमाल पैलेस है क्या, नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी अंदुल राजा पैलेस। ठीक है सर, अंदुल राजा का पैलेस है ये। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, अंदुल राजा पैलेस। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, आगे चलें। अगला सवाल देख लीजिए जल्दी से। कहता है हु वर द गवर्नर जनरल ऑफ अ बंगाल एट द टाइम ऑफ द
इंट्रोडक्शन कहता है उस समय की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, किस टाइम पे, ऑफ अ परमानेंट सेटल पे, परमानेंट सेटल के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, याद रखिए परमानेंट सेटलमेंट वही कर पाएगा जो चालाक होगा, जो चालाक होगा वही परमानेंट सेटलमेंट कर पाएगा। तो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स से क्या याद रखेंगे, चालाक, चार्ल्स से क्या याद रखेंगे, चालाक, और जो चालाक होगा वही परमानेंट सेटलमेंट कर पाएगा। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन से थे, क्योंकि वो चालाक था इसलिए उसने परमानेंट सेटलमेंट कर पाया, याद रख लीजिए इसे, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। When was the rough sketch of the constitution passed by the constituent assembly, कहता है कब कहता है रफ स्केच कब पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो याद रखिए वो कुछ और दिन नहीं था, द डे इज कॉल्ड 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 26 नवंबर 1949 की वो दिन था जब रफ स्केच ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पास किया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का रफ स्केच पास किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये याद रखिए, ये फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं सर। एक बार देख लीजिए, कहता है अलवर सेंट वर्शिप्ड, जो अलवर के सेंट हुआ करते थे वो किसको वर्शिप करते हैं सर, वो अलवर के सेंट उन्हीं को वर्शिप करेंगे ने जो सबसे बड़ा होगा। सर सबसे बड़ा कौन है, हर तो देव है पर एक ही है जो शिव इज कॉल्ड द महादेव, ठीक है, तो वो किसको वर्शिप करते थे सर, महादेव को। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना, आप भी वर्शिप उन्हीं को करेंगे ना जो बड़ा होगा, छोटे को वर्शिप करने से फायदा नहीं है, तो बी विल बी द करेक्ट। किसको वर्शिप करते थे, महादेव, बोले तो शिवा, बी। अगला सवाल है, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, हमें इन सारे इवेंट्स को फॉलो करना और इसको किस में अरेंज करना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मस्त है, जरा इसको देखिए एक बारी। कहता है पहला कहता है मॉन्टेग जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स कब आता, फिर साइमन कमीशन आया, फिर डांडी मार्च आया, फिर कैबिनेट मिशन आया। सर ये पहली बार ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में। ये अरेंजमेंट खुद ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। देखा आपने, पहला सबसे पहले यही था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ही हुआ था, फिर साइमन कमीशन, फिर दांडी मार्च हुआ था, फिर कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है सर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, याद रखिए। तो आई होप इसमें किस में जाएगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज है, ये आपको याद रखना है। और अगर आप चाहें तो भी इसे ऐसे याद करने, सबसे पहले मॉन्टेग, फिर साइमन, फिर डांडी, फिर कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है सर। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, कहता है उन्होंने ये कहा हुआ है कि दोज हु एंगेज इन अ तांत्रिक प्रैक्टिस, जो भी तांत्रिक प्रैक्टिस में एंगेज होते हैं, फ्रिक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ, वो किस चीज को नहीं मानते हैं, किस चीज को नहीं मानते हैं जो जनरली तांत्रिक प्रैक्टिस करते हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सर वेदास को। जो भी तांत्रिक प्रैक्टिस करते हैं ना वो वेदास को रिफ्यूज करते हैं, वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर। का तांत्रिक मतलब उन्हें कोई जादू टोना आता रहता है ना, वो सोचते हैं कि अभी वही पावरफुल है, वो वेदास को नहीं मानते हैं, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, याद रखें। फ्रेंच ज्वेलर कौन था सर, फ्रेंच ज्वेलर थे जीन्स बैप्टिस्ट, ठीक है सरकार, ये फ्रेंच ज्वेलर हुआ करते थे। लेकिन अगला हमसे पूछा है पुर्तगालीज राइटर, पुर्तगालीज के राइटर कौन थे सरकार, पुर्तगालीज के राइटर कौन थे, द करेक्ट आंसर पुर्तगालीज के राइटर होंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज सरकार, ये सर खान तो पुर्तगाली राइटर हो ही नहीं सकता ना, नोबली सर, ये द करेक्ट आंसर विल बी सी विल बी द करेक्ट, ठीक है। बरबोसा, बरबोसा इज द पुर्तगालीज राइटर थे, कौन से सर, बरबोसा, समझिए बरबोसा, बर मतलब ज्यादा बोलना, वही ज्यादा बोलता जो ज्यादा लिखता है, बस इसे याद रखिए बरबोसा, ठीक है सरकार, याद रखेंगे ना। पुर्तगाली राइटर कौन थे, बरबोसा, ठीक है, ज्यूरेट बरबोसा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आंखों में देखिए सर। अगला सवाल है, कहता है उन्होंने मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है इन सब चीजों को। कहता इलाहाबाद, मथुरा, पुहार एंड राजा घरा, ठीक है, राजा घहा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये सब किसको किससे क्या 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 मैच करना है। नाउ अगर आप ये देखोगे ना, इलाहाबाद में कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कैपिटल और अंदर द कुशानाज कैपिटल ऑफ मगधा,
समुद्रगुप्त पिलर इंस्क्रिप्शन। सर इलाहाबाद में एक ही चीज है, क्या है? समुद्रगुप्त का पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो इसका मतलब पहले का थर्ड जाएगा, पहले का थर्ड, पहले का फर्स्ट, पहले का फर्स्ट। सर ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहले का थर्ड विल बी द करेक्ट। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार। इलाहाबाद में क्या है सर? इलाहाबाद समुद्रगुप्त का पिलर इंस्क्रिप्शन है। और अगर बी का देखिए, मथुरा, मथुरा क्या है? मथुरा है कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कैपिटल अंदर जब कुशाना राज किया करते थे ना, उनके पॉलिटिकल कैपिटल हुआ करती थी मथुरा। ठीक है सरकार, तो ये यहां से है। और पुहार क्या है सरकार? सी का फोर्थ है। पुहार होता है कोस्टल टाउन इन साउथ इंडिया का कोस्टल टाउन को हम पुहार बोलते हैं। राजागहा कहाँ पे सर? राजागहा का हो जाएगा कैपिटल ऑफ मगधा, ये याद रख लीजिए। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल assertion और रीजनिंग में आइए। द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द बाउंड्रीज आर एड्रेस इन मनुस्मृति। आपको पता ना, मनुस्मृति के बारे में बताया गया था कि मनुस्मृति में ये बताया गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द बाउंड्रीज है वो बढ़ रहे थे अराउंड द बाउंड्रीज आर एड्रेस इन, और बढ़ रहे, जब अगर कोई भी बाउंड्रीज के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे तो उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, वो मनुस्मृति में है। करेक्ट है ये बात, ये है। ठीक है, यह असर्शन तो करेक्ट है। कहता है बाउंड्रीज कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस। कहता है कि जो बाउंड्रीज कॉन्फ्लिक्ट आता है कि एक की बाउंड्री, दो लोग, अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में बाउंड्री है, तो हमेशा अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो हमेशा क्या होता है? इग्नोरेंस के कारण होता है। ये बात उसमें कही गई है। ठीक है सरकार, तो अगर बाउंड्री के बीच में इग्नोरेंस आता है तो उसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा सरकार कि ये भी बात सही है। दो लोग अगर लड़ रहे हैं आप किसी भी बाउंड्री के लिए, तो उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि वो इग्नोरेंस में है, उन्हें लगता है कि ये चीज परमानेंटली मेरी है। और आपको पता है धरती पे कितने लोग आए हैं और कितने लोग चले गए हैं? किसी का कुछ है क्या? किसी का कुछ भी नहीं है। यू आर टुडे हियर, टुमारो विल बी नॉट। मैं आज मैं हूं, मैं भी कल नहीं रहूंगा। ठीक है सरकार, यही बात उसमें कही गई है। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दोनों करेक्ट है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो आप देखो, कहता है व्हाट वाज द विलेज हेडमैन कॉल्ड। जो गांव का सबसे हेडमैन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द विलेज हेडमैन इज कॉल्ड द करेक्ट आंसर विल बी मुकद्दम। मुकद्दम जो होता है वो गांव का जो सबसे हेडमैन होता है, वी विल कॉल इट मुकद्दम। ठीक है सर, क्या कहेंगे? मुकद्दम, मुकदमा नहीं सर, मुकद्दम। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक बार इधर देखिए, फिर उसने कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लाइकली डिस्कशन एंड डिबेट इन अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो भी डिबेट किया जाता था उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसने पूछी है। तो इनके पहले पढ़ते हैं। डिबेट टुक प्लेस इन अ कुस्तक गृहशाला में डिबेट होती थी। बात बिल्कुल सत्य है। मैनी ऑफ द टीचर्स क्वेश्चन द अथॉरिटीज ऑफ वेदास। हाँ, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे अक्सर उसमें वेदास को अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता था। ठीक है सरकार, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चन करते थे उसके लिए। अगला है किंग ट्राई टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज द ले पर्सन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी और द वे अंडरस्टूड द वर्ल्ड। कहता है जो राजा लोग होते थे वो एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते थे अपनी फिलोसफीज को। कभी आपने देखा कि एक राजा दूसरे राजा को कोई बुद्धिस्ट टेक्स्ट या अपनी फिलोसफी को कन्विंस करता था? नहीं, एक राजा दूसरे राजा से एक ही काम करता था, या तो वो उसकी रानी को छीन लेगा, या तो उसको महल को छीन लेगा, या तो उसकी जमीनों को छीन लेगा। वो उन्हें लड़ने से फुर्सत मिले तब ना वो ऐसी बातों को करेंगे। वो कहता है कि ये करते थे। सर यही गलत है, ये बुद्धिस्ट में नहीं था। ए सेकंड मतलब थर्ड ए गलत हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो गलत है। फोर्थ देख लेते हैं। इफ द फिलोसोफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ द हिज रिवाइवल, द फॉलोवर ऑफ द लेटर आल्सो बिकम द डिसाइपल। कहता है अगर दो लोगों में एक डिबेट होती थी तो जो जीत जाता था उसका फॉलोवर वो दूसरा बंदा बन जाता था जिससे वो जीता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो डी ही इनकरेक्ट है सरकार, डी इनकरेक्ट है। तो डी विल बी द ऑप्शन, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। तो ओनली सी बोले तो ओनली थर्ड ही ऑप्शन होगा। ठीक है सर, अगले सवाल पे चलते हैं।
कहता है गांधी जी टुक बैक नॉन कॉपरेशन, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस कब ले लिया था? कौन सा वो समय था जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था? द करेक्ट ऑप्शन इज फरवरी 1922, क्योंकि सर वही सर्दियों वाली दिन थी, वही सर्दियों वाली रात थी जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। हाँ या ना, याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ बाबूजी। देखो टूटू है ना, तो जब जब सर्दी लगती है तो आप ठिठुर जाते हो, तो टूटू करने लग जाते हो, याद रखना। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। ठीक है सर, याद रखने के तरीके हैं। एक बार देखिए अगला है, विच एंशिएंट सिटी वाज द फाउंडेड बाय द कॉलिन। सर ये देखिए कहता है कि कौन सी ऐसी एंशिएंट सिटी थी जो कॉलिन मार्क जेनिस के द्वारा फॉलो की गई। ठीक है सरकार, तो किसने बनाई थी? द करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसमें से विच एंशिएंट सिटी इज फाउंडेड बाय द कॉलिन? द करेक्ट ऑप्शन इज नन अदर देन, सर हमेशा और कोई बात करता, हम्पी। ठीक है सरकार, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। अगला सवाल, व्हाट वाज द रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन? ब्रिटेन से इंडिया से ब्रिटेन में कॉटन का एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन करने के पीछे एक ही कारण था, अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर के कारण ही ये एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन किया गया था, इंडिया टू ब्रिटेन, इंडिया से ब्रिटेन में कॉटन का एक्सपेंशन क्यों किया गया था? क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है सरकार, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला जवाब अगला है, कहता है व्हेन वाज द फिफ्थ रिपोर्ट इंट्रोड्यूस इन अ ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पांचवी रिपोर्ट कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? 8-5-13, 13 नहीं सर, ना ही मेरा ना ही तेरा, हम सबका है ये। बी विल बी द करेक्ट, 18-13, इसीलिए मैंने बोला 13, मेरा नहीं सर। कब? 18-13 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जब फिफ्थ, क्या फिफ्थ, अगर फिफ्थ में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, तो याद कैसे रखेंगे? उसने कहेगा फिफ्थ में आप 8 जोड़ देना, 8 से 18 आ जाएगा और दोनों को जोड़ोगे 13, तो ये हो गया 13, हाँ या ना सर? तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फिफ्थ रिपोर्ट कब इंट्रोड्यूस की जाएगी? 1813 में। ठीक है सर, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप आई होप समझ आए होगा आपको। अगला है, बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरीज, कहता है 6 और 4th सेंचुरीज के बीच में इन द प्रेजेंट डे, जो आज का बिहार है, बिकम द मोस्ट पॉपुलर महाजनपद। तो कौन सा जो महाजनपद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था बिटवीन कौन से सेंचुरीज में सर? 6 से 4th सेंचुरीज में कौन सा महाजनपद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? द करेक्ट ऑप्शन इज मगधा। मगध को ही बिहार कहा जाता था उस समय में, मगध सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था। ठीक है सरकार, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद कौन था सर? मगध था। मगध बोले तो आज का बिहार, ये याद रखिए, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, 6 to 4th सेंचुरीज में मगध सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जो आज का बिहार है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता वाज लार्जेस्ट? इब्न बतूता ने किस सिटी को सबसे बड़ा सिटी बता दिया था सरकार? द करेक्ट ऑप्शन इज, इब्न बतूता ने जो सबसे बड़ी सिटी बताया था वो था सर दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ इसकी मोहब्बत सर कुछ नहीं, सिर्फ प्यार है, तो दिल्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो इब्न बतूता ने क्या किया था, सबसे बड़ा शहर बताया था। हाँ या ना सर? आगे सवाल पे चलें, इजाजत है बाबूजी। अब कुछ मैप का सेक्शन है, जो मैप के सेक्शन को देख लेंगे। ठीक है सर, अगर देखेंगे तो देखेंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, आपकी जैसे मर्जी होगी सर। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं। देखिए जरा, उसने सबसे पहले ये साइड से बोली हुई है कि नेम द आउटलाइन मैप देयर आर हैव बीन मार्क्ड ए एंड बी। कोई यहाँ पे 2 प्लेस मैप में मार्क्ड है, आपको दिख नहीं रहा क्योंकि सर ये बहुत छोटा है। एक यहाँ पे गुजरात पे एक ए मार्क है, यहाँ पे बी मार्क है। गुजरात में दोनों प्लेसेस है सरकार। कहता है विच आर सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये दोनों सेंटर है नेशनल मूवमेंट के द टाइम ऑफ गांधी जी। ठीक है सरकार, तो कहता है राइट द करेक्ट नेम ऑफ इट, तो राइट द। अब बताइए सरकार, जो गुजरात में 2 ही जगह थी जो बहुत ज्यादा फेमस थी, कौन कौन से सर? एक थे डांडी, ठीक है, एक थे डांडी थी, और दूसरी जगह कौन थी सर? दूसरी जगह थी बारदोली। ठीक है सरकार, बारदोली और डांडी, दादी नहीं डांडी। ठीक है सरकार, एक है बारदोली, दूसरी है डांडी। तो बी इज द बारदोली, ए है डांडी। मार्क जो आपने सुना ही होगा, ये दोनों जगहें हैं कहाँ पे? गुजरात में। जो जगह उसने मार्क करने के लिए बोली थी, ए और बी, मैंने मार्क कर दिया। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कृपया वहां से देख लें।
अगला देखते हैं जरा। ठीक है सरकार, अब उसने ये भी कहा हुआ है, आप ऊपर वाले मार्क करते हैं, कहता नीचे से मार्क करते, कहता है वैशाली एन इंपॉर्टेंट टाउन। आपको पता है ना, वैशाली इज द वेरी फेमस फॉर द लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के बहुत काल वहीं पे बिताए। और वैशाली कहाँ पे है सरकार? वैशाली इज इन द बिहार। ठीक है सर, वैशाली यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आपको वैशाली मिल जाएगी। सर वैशाली जगह का नाम है, कहीं सर आप कुछ और समझ लें, ना जी ना। ठीक है सर, वैशाली कहाँ पे है सर? बिहार में है। ठीक है, तो वैशाली बिहार में। अगला है धौलावीरा। सर आपको याद रखना है धौलावीरा कहाँ पे सर का? धौलावीरा एक हड़प्पन साइट है, इट्स ऑल्सो इन गुजरात। जो रात गुजर जाए उसे बोलते हैं गुजरात। कहाँ पे है सरकार? यहीं पे है धौलावीरा, हड़प्पन साइट है, वो कहाँ पे है सर? गुजरात में। याद रहेगा, गुजरात में तेरे नाम। अगला सवाल सर देख लेते हैं, सेम चीज है। अगला है मसूलीपट्टम आ सिटी और अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल इन 18। मसूलीपट्टम नाम से पता चला, मसूलीपट्टम अट्टम सब साउथ इंडिया। कहाँ पे है मसूलीपट्टम? इज नन अदर देन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सर आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टम। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है यार, मसूलीपट्टम। सरकार एक ए वाला, इसका नाम ही बड़ा खतरनाक है, अशोका इंस्क्रिप्शन था। मैं इसे पढ़ूंगा, बरीगु का चाचा। जो अशोका इंस्क्रिप्शन था ये सर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये भी आपको मिल जाएगा कहाँ पे सर? ये भी मिलेगा आपको गुजरात में। कहाँ पे मिलेगा सरकार? ये भी गुजरात में मिल जाएगा। ठीक है सरकार, अशोका इंस्क्रिप्शन। तो ये आप याद रखिए, तो यही आपके मैप में दिया जाएगा और वो कितने आसानी से आप मार्क कर सकते हैं। 10-5 सैंपल पेपर कर लीजिए, इट्स इनफ फॉर यू। ठीक है सरकार, इतना ही अभी के लिए, मिलते हैं, रहने देते हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे और चीजों को आप समझ पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद आशा करता हूं आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।